सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद विकार नईम है। और आज का ग्रो काउंसिल का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 11th का एंट्रेंस देना चाहते हैं। बिकॉज हमारे साथ दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले साल के क्वालिफायर्स हैं और इन लोगों ने एंट्रेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। हम लोग इनको इसलिए यहाँ पर लाएं ताकि हम एक वन ऑन वन टॉक कर सकें इन लोगों के साथ और इनका एक्सपीरियंस जान सकें। ये आप लोगों को काफ़ी कुछ बताने वाले हैं, लाइक कौन कौन सी बुक्स थी, क्या एक्सपीरियंस रहा है इनका, किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया और एंट्रेंस क्रैक कर पाए और एक अच्छी रैंकिंग ला पाए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फिर मेरे लेफ्ट में मेरे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद जैद अली, जिनका रैंक रहा था पिछले साल एंट्रेंस में 225, और अभी ये पीसीएम के स्टूडेंट हैं सैयद अहमद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरे साथ हैं मोहम्मद नोएम, जो कि इस वक्त करंटली पीसीबी के स्टूडेंट हैं, एज वेल एज अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो पिछले साल के एंट्रेंस में जामिया में रैंक 1 आया था इनका और एमयू में इनका रैंक 29th आया था। वैसे आप लोग एक्सटर्नल हैं। जाहिद, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार में कहाँ से हैं? सिवान। बिहार सिवान से हैं आप? जिला मऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, मऊ आजमगढ़ के पास है ना। काफ़ी सारे मेरे भी दोस्त हैं आजमगढ़ से। क्योंकि आप दोनों ही एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कोई कोटा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आपने बाहर से आगे क्रैक किया है। राइट, सो कैसे क्रैक किया, लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? तो ऑब्वियसली कोविड के वक्त बहुत बड़ा लॉस था मेरा। इनफैक्ट जब तक बोर्ड का टर्म 1 एग्ज़ाम्स आए थे मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड था, क्योंकि तब ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम, उस वक्त स्कूल को भी प्रॉब्लम हो रही थी हमसे कनेक्ट करने में। तो टर्म 1 के बाद मतलब जो मुझे रियलाइजेशन आया, तो ऑलमोस्ट तब से जो मेरी बोर्ड तक की जर्नी थी वो मोस्टली सेल्फ स्टडी पे बेस्ड थी। उसमें थोड़ा सा कहीं गाइडेंस के लिए मैंने शायद यूट्यूब यूज़ किया हो, लेकिन मोस्टली थ्रू आउट द होल टाइम, थ्रू आउट माई 10th बोर्ड्स, क्योंकि उस वक्त टीचर्स भी बहुत कम मिलते थे सपोर्ट के लिए। तो आफ्टर टर्म 1 खुद को ही गाइड करना पड़ा था। फॉर मी जो लॉकडाउन का पीरियड था वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा गुजरा इन टर्म्स ऑफ माई स्टडी। वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्हाट एक्चुअली स्टडी लुक्स लाइक, होती कि असली स्टडी। 9th तक, फ्रॉम क्लास 1 से क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक मेनली मेरी लर्निंग तो रॉट लर्निंग थी, मैं कह सकता हूँ। लेकिन 10th में आकर मैंने समझा कि व्हाट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट असली स्टडी क्या होती है, व्हाट असली प्रैक्टिस क्या, मतलब क्या होता है क्वेश्चन का, नए क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं। तो सब सारी चीज़ मैंने क्लास 10th में सीखी। तो और मेरा क्लास 10 का ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द फेज मेरा ऑनलाइन स्टडी में गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 10th का बोर्ड करना चाहिए सर, या 11th एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए? पहली बात मैं कहूँगा, इन ऑल केसेस 10th बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज करिए। वो एंट्रेंस भले ही आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, बट आपके 10th के बोर्ड्स डिफाइन करते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। वो आपके, अगर आप एक तरह से आप 10th के बोर्ड को एक मेजर भी ले सकते हैं कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। क्योंकि अगर आप 10th के बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, देयर इज अ हाई चांस यू विल क्रैक द एंट्रेंस। क्योंकि 10th के बोर्ड्स एनसीईआरटी से आते हैं, और कुछ हद तक एंट्रेंस भी बहुत कम पोर्शन होते हैं, हम लोग उस पर बात पर आएंगे। बट ऑफ द टू, सबसे पहले 10th के बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज करिए, उनके लिए कायदे से मेहनत करिए और अच्छी खासी मेहनत करिए कि मतलब आपके उसमें अच्छे परसेंटेज आए। वो एक कोलैटरल की तरह काम करता है। अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयारी किए ही हैं, कुछ हद तक आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी एंट्रेंस के लिए, स्पेशली 10th का जो पोर्शन होगा। अभी जैद की बात को सपोर्ट करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने देखा है अल्लामा में भी और अपने साथ जिन्होंने मेरे साथ क्वालिफाई किया है, तो उन सारे लोगों का बोर्ड में परसेंट अच्छा था। दे आर अबो 80, दे आर अबो 90 थे। तो ये ये भी इशारा करता है कि जिन्होंने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म किया है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि दे क्वालिफाई द इंट्रेंस, उन्होंने इंट्रेंस में क्वालिफाई कर लेते हैं। तो वही आप ज़्यादा एनसीईआरटी फोकस करिए। अगर आपने बोर्ड में अच्छा करा है तो बस आपको एडिशनल पढ़ना पड़ता है दी इंडो इस्लामिक एंड जीके पोर्शन, वही बस एडिशनल हो जाता है, और इसके अलावा कुछ है नहीं। देखा जाए तो ये कंक्लूजन निकल कर आता है गाइस कि आप बोर्ड्स पे पहले फोकस रहिए, ठीक है? बिकॉज जो बोर्ड्स में आ रहा है वही एंट्रेंस में भी आएगा। आप अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए, आप तैयारी इस तरीके से करिए कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको बोर्ड में अपना बेस्ट देना है। बिकॉज अगर बोर्ड्स में बेस्ट दिया और आपके कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को एंट्रेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे एक चीज़ बताओ कि आखिर 11th एंट्रेंस एमयू का क्रैक करके फ़ायदा क्या है? लाइक आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा? क्यों 11th एंट्रेंस में हम लोग इतनी भीड़ देखते हैं? 35,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। लाइक व्हाट इज़ द रीज़न, आखिर ऐसा क्यों? एक तो एज अ पीसीएम स्टूडेंट मैं कहूँगा कि एमयू एंट्रेंस, क्योंकि मतलब जब आप जेई का अटेम्प्ट करने जाते तो आपके पास बस 2 ही अटेम्प्ट्स रहते हैं जेई के लिए। तो जब आप एमयू एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं और आप एक एमयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस लेते हैं, तो एमयू बीटेक लाइक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
एज अ करियर चॉइस। तो एमयू 11th एंट्रेंस एज अ फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी इंजीनियर्स या फिर इन जनरल पीसीएम लेंगे, उनके लिए एक बैकबोन देता है, एक सपोर्ट देता है उनको आगे सपोर्ट करने के लिए। जब आप एमयू एंट्रेंस, जब आप सैयद हामिद या फिर +2 मिंटो किसी भी स्कूल में एमयू के आप जब एंटर लेते, तो आपको एक जो स्टेटस मिलता है इंटरनल का, वो आपके फ्यूचर को आगे सपोर्ट करता है। दूसरा रीज़न ये है कि एमयू बहुत जॉनरिक सा है, लेकिन ये सच बात है कि एमयू आपकी पर्सनालिटी को एक बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सा शेप देता है। वो आपको तमीज़ सिखाता है, तहज़ीब सिखाता है। यहाँ तक कि जब आप एमयू में आएंगे तो आपको टीचर्स टीचर्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन वो आपको सर्टेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बताते हैं जो बहुत छोटे से नुआंसेस होते, लेकिन वही छोटी चीज़ें होती जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती हैं और आपको ज़्यादा अप्रोचेबल बनाती हैं। और फिर आखिरी चीज़ ये है कि जब आप एमयू से निकलेंगे तो आपके पास कनेक्शन और यादें दोनों बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, उनका कल्चर, उनके बारे में पता चलता है कि हाउ दे स्टडी, पता चलता है कि आप कहाँ, आपका पता चलता है आप लेवल क्या है आपका। JNMC है जो मेडिकल का इंटरनल कोटा मिलता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आप लोगों का अगर टारगेट नीट, जेई या यूपीएससी या कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गाइज प्रेजेंट को मत भूलना, राइट। प्रेजेंट के बारे में सबसे पहले सोचना, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं और उस लॉन्ग टर्म सोचने की वजह से हम अपना प्रेजेंट को निगलेक्ट करने लगते हैं कि अभी एक्चुअल में हम क्या है, राइट। सो ठीक है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलीगढ़ के बाहर ही रहते हैं और उनके अलीगढ़ में कोई कनेक्शंस होते भी नहीं हैं। देखा जाए तो माँ बाप को फाइनेंशियली और मेंटली और स्टूडेंट को भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है यहाँ पर आकर पढ़ने के लिए और ऐसी चीज़ की तैयारी करने के लिए जिसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, राइट। उस प्रॉब्लम को ग्रो काउंसिल ने सॉल्व किया है, जिसके लिए हमारा जज्बा 2.0 ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लाइव 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस देते हैं गाइज आप लोगों को, सो दैट आप ऑफलाइन जैसा माहौल ऑनलाइन में पा सकें और अपने घर बैठकर आप एंट्रेंस की तैयारी कर सकें, राइट। जिसमें आपको लाइव 2 वे इंटरेक्शन क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाते हैं ताकि आप दिन में कभी भी अपनी पढ़ाई कर सकें, एज वेल एज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको DPPs दी जाएंगी, आपको एक्सपर्ट नोट्स दिए जाएंगे एंड मैनी मोर थिंग, राइट। जो भी इसको रजिस्टर करना चाहता है, नीचे लिंक दिया रहेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं और आपको एक फ्री काउंसलिंग सेशन दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा तो अभी PCM है, राइट। तुम उन स्टूडेंट्स को कौन सी बुक प्रेफर करना चाहोगे जो अभी इस साल एस्पिरेंट्स हैं, इस साल तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस देने के लिए? पहली तो मतलब बहुत क्लासिक सा आंसर है, PYQs की बुक। क्योंकि मतलब PYQ तो आप कहीं से भी लगा सकते हो, मैं उसे ऑनेस्टली प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ऑन पॉइंट PYQs दिए हुए होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं आजकल के एग्जाम पैटर्न की वजह से। और दूसरा है कोई भी क्वेश्चन बैंक, मैं ऑनेस्टली कहूँगा एक ऐसी क्वेश्चन बैंक लगाएं कम से कम, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं क्वेश्चन बैंक्स के बारे में, उनको लगाएं जो बहुत प्रिसाइज हो। मैं रिकमेंड करूँगा एपेक्स जो मैंने लगाई थी क्वेश्चन बैंक। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बैंक में ज़्यादातर जो आंसर दिए होते हैं वो गलत होते हैं कहीं ना कहीं, उसका एक ध्यान रखना होता है। और स्टिक बस 1-2 बुक्स से करिएगा, बहुत सारी बुक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मतलब बुक्स पाइल अप करके रख लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बुक्स ला कर रखते हैं, और फिर उन्हीं को एक चैप्टर में वो करते करते उसी उसी लूप में वो फंस जाते हैं कि इस चैप्टर के वो सवाल, ये सवाल, वो सवाल, आगे नहीं बढ़ पाते। एक क्वेश्चन बैंक और PYQs, दैट्स ऑल। और NCERT ऑब्वियसली, अगर NCERT क्लियर नहीं तो आपसे क्वेश्चन बैंक्स, क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स वो आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता देंगी, उनमें जो थोड़ी सी थ्योरी होती है वो बता देती है कि कितना आपको आपके लिए सफिशिएंट है वो एक्स्ट्रा कंटेंट जो 11th का थोड़ा सा आता है। बट मोस्टली एक क्वेश्चन बैंक, एक PYQ और NCERT, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। पहली प्रायोरिटी NCERT रहेगी, और उसके बाद अगर कोई रेफरेंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करी आदि शर्मा, और इसके अलावा क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते फ्रॉम ऑनलाइन मोड, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम अदर सोर्सेज जो ऑनलाइन थे। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि आप अगर आपकी मैथ्स नॉर्मल है या फिर वीक है तो आप एक मेंटर असाइन कर लिए अपने आप को, और ये आपके भाई हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके टीचर्स कोई भी हो सकता है, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कैसे आप मैथ के क्वेश्चन टैकल करें। कुछ रहते हैं, कुछ ट्रिक्स रहते हैं, कुछ ट्रिक्स रहती हैं जिनमें आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम कम से कम लगे। तो इसके लिए आप मेंटर चूज़ कर लें, आपके टीचर से आप बात करें कैसे मैं कर सकता हूँ। तो इसके अलावा आप और उनसे कहें कि आप मेरी ट्रैक को देखिए कि मैं कैसे जा रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी मैथ्स और एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इवन दो मतलब बहुत कॉमन है एंट्रेंस की प्रिपरेशन के वक्त कि
ट्रिक्स लगाना, लेकिन ऑनेस्टली रिकमेंड नहीं करूँगा मैथ्स में ट्रिक्स, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो मैथ्स आती है वो शॉर्ट मैथ्स नहीं आती, वो लेंथी मैथ्स आती है। अब आप कुछ हद तक ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने अप्रोच रखा था 11th की मैथ्स की वजह से और वो आखिर में काम भी आया, वो ये है कि आप ट्रिक से ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि आप जितना अपने कॉन्सेप्ट को रिफाइन कर सकते हैं आप उतना करो, और आप कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 ट्रिक्स चलती हैं, लेकिन हर जगह ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। आप ओवरवेल्म हो जाएंगे, और दिन के आखिरी में जब आप एंट्रेंस का पेपर देखेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह ट्रिक्स ही लग रही हो, कहाँ बहुत जगह कॉन्सेप्ट लगता है, और वो कहीं ना कहीं हर्डल बन सकता है आपके लिए। मैं तुमसे पूछना चाहूँगा नोएम कि साइंस अभी तुमने ले रखा है, पीसीबी है तुम्हारे पास, राइट? जो अभी करंट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं, तुम उनको एंट्रेंस क्रैक करने के लिए साइंस की कौन सी बुक या क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करना चाहोगे? सबसे पहली रहनी थी एनसीईआरटी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वो चाहे केमिस्ट्री के हो गए, चाहे बायो के हो गए, चाहे फिजिक्स के हो गए, तो तीनों में ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बाहर से आते हैं एमयू में, ताकि ताकि 30-40 थाउजेंड अपेयर होते एग्जाम में, तो सारे क्वालिफाई तो कर नहीं सकते हैं। तो उन्हें उन्हें एग्ज़ाम को टफ करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट एडिशनल बताते हैं, तो आपको इनकी फिक्र नहीं करनी है। ओके, नाइस, वेरी गुड। सो गाइज, साइंस के लिए बहुत ही कॉमन सा हमारे पास एक जवाब है, वो ये है कि साइंस अगर अच्छी आपको करनी है तो आप कहीं मत जाइए, आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, राइट? एनसीईआरटी को फॉलो करिए, उसमें अपना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज एक मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैथ्स 30 मार्क्स की आती है एंट्रेंस में और साइंस 50 मार्क्स की आती है, राइट? अगर आप मैथ्स में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तब तो आप मैथ्स के लिए जाइए, अच्छे से अपना मैथ्स करिए। लेकिन जिनका मैथ्स एवरेज है, मैं उन लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि मैथ्स एवरेज ज़रूर है, साइंस को स्ट्रॉन्ग बना लेना, राइट? बिकॉज साइंस एक ज़्यादा वेटेज लेकर रखा हुआ है एंट्रेंस में। अगर आपका साइंस के सवाल अच्छे हो गए, 50 आउट ऑफ आपने 40-45 भी कर दिए, राइट? तो अगर मैथ्स में भी आपके कुछ सही चले गए तो आपका सिलेक्ट होना पक्का है। ओके गाइस, ठीक है? सो यार 97% वाले बच्चों को भी पेरेंट्स डांटते हैं क्या पढ़ाई के लिए? मतलब ऐसा होता है? फैक्ट तो मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि जाओ पढ़ो, क्या कहते हैं, इतनी मेहनत, बाकी बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम कैसे क्रैक करोगे? भीड़ तुमसे आगे निकल, तुम भीड़ में फंस जाओगे, पीछे छूट जाओगे। तो बहुत सुना है मैंने तो कि पढ़ो, आखिर में जाकर तो वो सीरियसनेस खुद आ ही जाती है, लेकिन वो आखिर टाइम से पहले जो मतलब थोड़ी बहुत था तो सुनता तो रहता था डे टू डे में। मैंने ज़्यादातर 9 तक सुनी थी। 9 के बाद 10th में सीरियस में हो गया था। 10th में सीरियस हो गया था, फिर 3 बार कहना नहीं पड़ता था। और इतनी आदत हो गई थी, जब नहीं पढ़ता था तब, जब कभी नहीं पढ़ा तब अम्मी कहती थी जाओ थोड़ा सा कर लो, या कभी भी अम्मी अम्मी ने कहा कि जाओ थोड़ा बाहर चली जाओ, तो कभी ऐसी कंडीशन आई है। तो और ये आपको नहीं देखना कि बहुत ऐसे लोग, बहुत लोग कहते हैं कि आप देखो कि आपके साथ वाले क्या कर रहे हैं। अगर आप इनको देखो कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे ज़्यादातर। अगर आपको लगेगा अगर आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा खेल लेना चाहिए, थोड़ा सा बाहर चले जाना चाहिए, तो आपको फिर ये ख्याल आ जाएगा कि अरे मेरे साथ पढ़ने वाला, मेरे साथ अभी जो है वो पढ़ रहा होगा। तो आप इससे क्या करेंगे, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे, और इससे आपका क्या होता है, माइंड भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कि रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और आप अपने आप को खोल नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, दुनिया नहीं देख पाते हैं। तो आप करिए, क्या करिए कि ज़्यादा ना देखें, अपने आप पे जितना आप कॉन्फिडेंस भरोसा रखेंगे तो इसके इतना आपके लिए अच्छा होगा। तो जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं, देख लो बॉस, 95-97% आने के बाद भी मम्मी पापा इनको डांटते थे पढ़ने के लिए, राइट? क्या सेल्फ स्टडी का टाइमिंग रहता था तुम लोगों का? लाइक कितनी देर तुम घर पर बैठ के पढ़ते थे? कम से कम एज अ 10th लेवल स्टैंड पॉइंट, वो कहा तो जाता है कि मतलब जब तक बोर्ड आए तो 5-6 घंटे पढ़ो, लेकिन आप कितना भी पढ़ लो, आप अब्जॉर्ब तो उतना ही करते हैं जितना आप 2 और 3 घंटे में पढ़ोगे। वो दिमाग अपने आप थक जाता है। तो आई थिंक सो, अगर आप पूछेंगे कि मतलब कायदे से पढ़ना तो 2 से 3 घंटा है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा एम करिए, 5 से 6 घंटा एम करिए, तभी आप वो मार्क पहुंच पाएंगे और उतना मटेरियल अब्जॉर्ब कर पाएंगे। थोड़े गोल्स हायर रखिए, तो तभी आप उनको तो अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनसे नीचे जो मतलब बेंचमार्क है आप उन्हें ज़रूर अचीव कर लेंगे। मैंने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा था। मेरा एक था कि मिनिमम कितना करना है। 20-23 एस्पिरेंट को मैं कहूँगा मिनिमम टाइम सेट कर लीजिए कि इतना करना है। मैक्सिमम नहीं कि मैक्सिमम ऑफ आपने एक दिन आप उठे और सोचे आज 10 घंटे पढ़ने हैं, आप 10 घंटे पर अगले दिन आप सो गए पूरे, तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मिनिमम टाइम सेट कर लीजिए कि इतना 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 पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें हैंग आउट कर सकते हैं, तो बाहर जा सकते हैं। गाइस, बिल्कुल सही चीज़ है कि एम हमें हमेशा हाई रखना चाहिए, या आप अपना एक मिनिमम बेंचमार्क सेट करके रखिए कि कम से कम इतना तो करना ही करना है। 2 घंटे में
100 क्वेश्चन, ठीक है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन थे, साइंस के 50 क्वेश्चन थे, इंडो इस्लामिक एंड जीके के 10 थे। आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे या नहीं कर पाए आप, या आप भी थोड़ा सा उसमें छूट गए थे आपके भी सवाल, कुछ ऐसा हुआ था? सबसे पहले तो आई थिंक सो शुरू वहाँ से करना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, या तो पता है या फिर नहीं पता। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बायोलॉजी। बायो से शुरू करिए, उसके बाद आप मूव करिए इंडो इस्लामिक जीके की तरफ, फिर धीरे धीरे आप बिल्डअप करना शुरू करिए। मेरी मानिए तो सबसे आखिरी में मैथ्स को रखिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जो आपसे हो तो सकेगा, आप देखेंगे उन सवालों को आपको लगेगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, आपके पास पूरा दिन नहीं है पेपर सॉल्व करने के लिए। इसलिए आपको कितनी भी अच्छी मैथ्स आती हो, आप मैथ्स को लास्ट में रखेंगे, और उसको जब आपके पास टाइम हो, आपने पूरा पेपर कर लिया, तब आप मैथ्स को अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने ये अप्रोच रखा था कि बायो, उसके बाद इंडो इस्लामिक एंड जीके, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, और सबसे आखिरी में मैथ्स। इससे क्या होता है कि जब तक आप आखिरी में आते तो आपने मोस्ट ऑफ द पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। और यही रीज़न था कि मैं मैथ्स जब कर रहा था तो आई थिंक सो मुझसे बहुत सारे सवाल हो रहे थे मैथ्स के। वो अलग बात है कि उनका प्रोसेस बहुत लेंदी था। और जहाँ तक मैं फिर से जाऊँगा, ट्रिक्स आप कुछ हद तक ही लगा सकते हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं वो लेंदी, वो सवाल इसीलिए दी जाते हैं क्योंकि वो लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो एक तरह से एग्जामिनर एक ट्रैप सेट करता है कि अगर, क्योंकि आप देखेंगे तो साइंस के एकदम बाद मैथ शुरू होती है और उसके बाद आती है इंडो इस्लामिक एंड जी के। तो एक तरह से दिमाग में जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, मुझे नहीं पता कि बाकी सेट्स में अलग हो सकता है, लेकिन मेरे सबसे पहले फिजिक्स आती है। तो जब आप फिजिक्स को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपके दिमाग में फटीग आ जाता है वो मैथ्स कैलकुलेशन करके। तो इसीलिए जब आप वहीं अगर आप बायो से शुरू करेंगे तो आपको या तो पता होगा कि ये मुझसे होगा या फिर नहीं होगा। इट्स अ यस एंड नो। अगर आपसे नहीं होगा तो आप आगे बढ़िए, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, और आपके पास पूरा पेपर है करने के लिए, कॉन्फिडेंस भी कम नहीं कितने होता। हुए थे सवाल सही? मैथ्स में नहीं, टोटल। टोटल आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली कितने हुए थे, अराउंड नहीं 57, शायद 57। सही हाँ हुए थे। ओके, और सारे अटेम्प्ट कर लिए थे? नहीं, नहीं, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना, ओवर अटेम्प्ट नहीं, ओके, मैक्सिमम लिमिट 75 अटेम्प्ट ले। कितने करे थे? अटेम्प्ट मैंने किए थे 68, और मैक्सिमम, अगर मतलब आपको कितना भी अच्छा पेपर जा रहा है, आप 75 से ज़्यादा अटेम्प्ट मत करिए। ओवर आई, क्योंकि मतलब मेरा ही दोस्त है, और मैं आपको इसलिए एडवाइस देना चाहूँगा क्योंकि उसने अटेम्प्ट किए थे ऑलमोस्ट 80, मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, उसने अच्छे खासे सही भी किए थे 50, बट रिमेंबर नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें। मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट करोगे तो फ़ायदा रहेगा। तुक्के लगाने चाहिए, तुम लोगों ने लगाए थे तुक्के? हाँ, लगाए थे। सो क्या स्ट्रैटेजी थी? आप एडवाइस करना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि उन्हें भी तुक्के लगा कर आने चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों? कि तब तक नहीं लगाने जब तक मैं खुद का रूल फॉलो कर रहा था कि अगर आपके 60 से ज़्यादा सवाल हैं, आपने अटेम्प्ट किए हैं, 65 सॉरी, 65 से ज़्यादा सवाल आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर तुक्के मत लगाओ, अवॉइड तुक्का एट ऑल कॉस्ट्स। क्योंकि आपको पता है कि आप कितने भी सही हो, आपको 65 में से गलत होने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप वो है कि मतलब 65 से ज़्यादा, और एक लोअर लिमिट है कि अगर आप 60 तक नहीं पहुंच पा रहे, तब आई थिंक आता है कि मजबूरी आ जाती है कि मतलब पुश कम्स टू शव, कि नहीं अब आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि मतलब चांस यही होता है कि आपके पास अब ज़्यादा चॉइस नहीं बची। और जो तुक्का लगाने का तरीका है वो है कि मतलब आप तभी लगाइए जब आपके पास 4 कंसेक्यूटिव मतलब खाली ब्लैंक्स पड़े हुए हैं, आप तभी तुक्का लगाइए। आप बी लगाइए, सी लगाइए, डी लगाइए, ए लगाइए, लेकिन चारों कॉन्सेक्यूटिव सेम लगाना है। बात ऐसी है कि आप मान लीजिए 4 नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, आपने एक सही करा और 3 गलत हो गए, तब भी आप फायदे में हैं। और अगर चारों के चारों गलत हो गए, तब शायद आपका नुकसान है। सो गाइज, ये समझ में आ रहा है कि देखो, तुक्का बी पे लगाना है या सी पे लगाना है या डी पे लगाना है, जिस पे भी लगाना है, चारों पांचों एक जैसे लगाना, ठीक है, सो दैट उसमें से एक आध तो सही हो ही जाएगा। अगर हम बात करें कि आपके मेंटल लेवल उस टाइम पर जब आप बोर्ड्स की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था? आपके ऊपर प्रेशर था उस चीज़ का कि यार नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? ऐसा होता था कि मेरे पापा तो खैर, मैं अपने पापा के साथ उतना रहा नहीं हूँ, वो बाहर काम करते हैं, लेकिन जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो कहते थे कि मतलब वो डायरेक्ट कह देते थे कि जितना तुम मेहनत कर रहे हो और जितना मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता तुम कर भी पाओगे एंट्रेंस। तो मतलब वो तो था ही कि मतलब ये तो पहले ही मान लिए, तो अंदर से था कि मतलब नहीं, इन्हें गलत प्रूफ करना है मुझे, मतलब एक तरह से अंदर से कैपेबिलिटी प्रूफ करनी थी।
और जहाँ तक मम्मी की बात है तो वो तो माँ ही है, उनका तो वो एनकरेज करती रहती थी। लेकिन जो भी आता था प्रेशर पापा की तरफ से आता था, लेकिन कहीं ना कहीं ना जो मैं प्रेशर था वो मैं खुद पे ही डाल रहा था, क्योंकि मतलब मुझे था कि अगर मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो आगे मैं क्या कर पाऊंगा। कुछ हो गया था इसी तरह का। मेरे पापा कह रहे क्या जाना, डमी स्कूल ज्वाइन कर लो, नीट की प्रिपेयर करने, डमी स्कूल सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन मुझको ये था कि बाहर चलेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ेगा, थोड़ा सा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। तो मैं इसलिए अलीगढ़ आया। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम उस एग्जामिनेशन हॉल में घुसे थे तो कैसा लगा था तुम्हें? लाइक तुमने देखा होगा तुम्हारी सीट है, तुम्हें वहाँ बैठ के एग्ज़ाम देना है, लेकिन एक फील होता है ना कि अब या तो यार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इस कैंपस में या नहीं हो पाएगा, राइट? तो वो उस टाइम पर तुम्हें कैसा फील हो रहा था? ऑब्वियसली मतलब क्या कहते हैं, मैं कुछ हद तक नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि मैंने नाइन्थ का भी एंट्रेंस दिया था। और बात ऐसी है कि मैंने नाइन्थ का एंट्रेंस दिया था सैयद हामिद में, और मैंने 11th का एंट्रेंस दिया था मिंटो सर्कल में। आयरॉनिकली सैयद हामिद में तो मतलब एंट्रेंस नहीं दिया था, इंटरव्यू दिया था। तो नाइन्थ में तो खैर इंटरव्यू में आउट हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं आया तो मतलब मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि मैं पहले भी बैठ चुका हूँ ना एक एग्ज़ाम हॉल में, तो प्रेशर थोड़ा सा कम था। लेकिन ये था कि मतलब ये तो डू और डाई है, अब 11th एंट्रेंस है, इसके आगे कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो वो प्रेशर था, लेकिन वो खुद को एक काम किया, खुद को कहा कि वो था कि मतलब जो भी है 2 घंटे के बाद जो भी फीलिंग्स है वो अपने पेट के बाहर निकालना। अभी के लिए सब कुछ अपने पेट में दबा कर रखो, फिर जब पेपर हो जाएगा घर जाना आराम से, जो भी करना है करना, अभी के लिए नहीं। अभी एकदम काम रहो, कूल रहो। जब मैं टेस्ट सेंटर पहुंचा, तब सारे लोग आ गए, सारे लोग क्लास क्लास मिल गई, किस क्लास में बैठना है। तो क्लास में इंटर किया, इंटर करके एक अजीब प्रेशर आने लगा कि यार अब 2 घंटे आ गए। अब ये था कि 1 साल की मेहनत नहीं नहीं ये उस समय ये था कि 1 साल की मेहनत का डिसाइडिंग टाइम आ गया। 1 साल का आपने जो मिनट जो भी आपने किया वो 2 घंटे आके आपको अब प्रूफ करना है अपने आप को। फिर 2 घंटे बाद फिर क्या हुआ, पेपर मिला। पेपर क्या हुआ, इस पारी का जो हम लोग का पेपर था वो सबसे डिफिकल्ट था, मुझे जहाँ लगता है मोस्ट डिफिकल्ट था। मैथ के सेक्शन बहुत लेंदी थे, फिजिक्स के सारे कुछ कॉन्सेप्ट जो 11 के थे। तो कब 100 करने लगा तो और टेंशन बढ़ने लगी, और यार कुछ आ नहीं रहे, हो क्या क्या हम लोग का। फिर लेकिन काम काम रहा, सिचुएशन थोड़ा सा हैंडल करा। मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे अभी जैद ने बताया कि नाइन्थ के इंटरव्यू में आपको निकाल दिया गया था, राइट? गाइस, मैं ये कहूँगा कि इसको नाइन्थ के इंटरव्यू में निकाल दिया गया था और अभी हम इसका एक इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ऐसा हुआ होगा। दिस इज़ द चेंज यू हैव गॉट, राइट? हो सकता है शायद तुमने काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लिया कि मुझे इंटरव्यू में निकाल दिया गया ना, अब अगली बार आके ही दिखाऊंगा, है ना? सो और इसी स्कूल में आकर और देखा। इसी स्कूल में आकर दिखाऊंगा, एंड ही हैज़ डन इट। इन्होंने ये करके भी दिखाया। तो एक पीस ऑफ एडवाइस ये है आप लोगों के लिए कि लाइफ में रिजेक्शन से हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम रिजेक्ट हो गए हैं देन बाउंस बैक, है ना? और अच्छे से बाउंस बैक करिए, ख़ुद को प्रूफ करिए कि आपने अगर मुझे रिजेक्ट किया है तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं, राइट? हाँ, आप उस टाइम पर ये नोटिस करिए कि क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया। आप लोग उस पर काम करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हम लोग अपग्रेड करने के लिए, डेवलप करने के लिए ही बने हैं खुद को। अगर आप लाइफ टाइम एक ही जैसे रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी गलतियों से सीखिए, चीज़ों को ट्राई करिए और रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखिए, राइट? व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल, अगर नहीं भी हो पाता है ना इस साल, जितने लोग इस साल के एस्पिरेंट्स हैं, सो कोई भी टेंशन लेने की या प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बाउंस बैक करो, अच्छे से करो, ठीक है? एंड अगली साल फिर करो और उसमें एक और बार ट्राई करके एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस दो, राइट? एंट्रेंस देने के बाद जब तुम लोग बाहर निकले तो टेंशन बढ़ गई थी कि अब रिजल्ट कब आएगा, या फिर अब ये कम हो गई थी कि हाँ ठीक है यार, अब जो होना था हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा? लाइक तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारा एंट्रेंस देख कर जब तुम बाहर निकले थे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आई थिंक सो, मैं एंट्रेंस के पहले बहुत था टेंस था। पेपर देकर बाहर निकला, मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़, बाहर जाकर मैंने खाना खाया, उसके बाद दोस्तों को कॉल की, हम लोगों ने फुटबॉल खेला, पूरे दिन खेला। उसके बाद मैं शाम में जाकर सो गया। अगले दिन उठा, अगले दिन दोस्तों के पास वापस गया। मतलब आई थिंक तो उसके बाद तो एक हफ्ते तो मैं मज़े ही मज़े किया कि मैंने कहा कि देखो मैं पेपर देकर आ गया हूँ। और आई थिंक तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आंसर किसी अपना चेक मत करना, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तो वैसे भी आने वाला है।
तुम्हें अगर उससे पहले पता चल जाएगा तो तुम्हें तो डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे होने वाली है ही, जब रिजल्ट आएगा तब भी डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो पेपर देकर निकलना, भूल जाओ कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एकदम लाइट वेट फील करो। पेपर खत्म तो हम डिस्कस करने लगे क्वेश्चन, तुम्हारा क्या हुआ, ये लो क्वेश्चन बताना, इसका आंसर तुम्हारा क्या आया, इसमें कंफ्यूजन हुई कि नहीं, वो ऐसा क्या। हाँ हाँ ऐसा और वो खुद को भी कंफर्ट देना और अगर चाहते हैं। आपका गलत हो, और अगर आपने डिस्कस और गलत हो जाए तो इतनी टेंशन होती है। आपने डिस्कस या कोई क्वेश्चन आप ही गलत हो गया, अरे यार उस समय टेंशन, वो एक जेलसी भी तो होती है कि अरे यार इसका उसका कैसे सही हो हो गया, यार मेरा गलत हो गया। कट ऑफ जो एक जिसकी वजह से आप लोग कई बार सर्च करते हैं क्या कट ऑफ जाती है, तो गाइज मैं आपको बता दूं कट ऑफ कोई देखा जाए तो फिक्स्ड नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल एंड कितने बच्चों ने अपीयर हुआ है उस पर डिपेंड करता है, राइट। जैसा पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उस हिसाब से कट ऑफ जाता है, तो आप ये वो पहले से पता नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन एज अ एक्सटर्नल स्टूडेंट आई विल रिकमेंड यू कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 60 या 70 के ऊपर आपको एटलीस्ट सॉल्व करके आना है, या 60 के ऊपर आपको रखना ही रखना है, राइट। तब जाकर आप ये कॉन्फिडेंस ला सकते हो अपने अंदर कि हाँ मेरा शायद हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट वेटिंग में आ जाएगा। क्या देना चाहोगे उनको एक एडवाइस कि जो गलती आपने करी और आप चाहोगे कि वो आपके जूनियर्स जो आ रहे हैं इस साल वो ना करें एंट्रेंस में या अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपने कोई ऐसी गलती करी जिसको आप एडवाइस करना चाहोगे? जब प्रिपरेशन स्टार्ट होता है तो आपको लगता है कि अरे अभी एक चैप्टर है, दो चैप्टर बहुत आसान जा रहा है, लेकिन आप एंड आ जाते हैं, आप प्रिपरेशन जब एग्ज़ाम का टाइम पास आ जाता है तो आपको लगता है बहुत बढ़िया आता है, फिजिक्स के सारे चैप्टर, सारे मैथ्स के चैप्टर, सारे बॉटनी के बायोलॉजी के चैप्टर, तो आपको लगता है बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया था कि रिवाइजिंग, आप क्या करें, रिवाइज फ्रिक्वेंटली कर दें, वीकली हो सकता है या मंथली कर सकते हैं, वीकली रिवाइज ज़्यादा करें, बिकॉज आपने फॉर एग्जांपल 30 से 40,000 इंट्रेंस में बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाई ओनली करते हैं फॉर एग्जांपल 1,000 लगभग 1,000 करते हैं। तो ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा और याद रखा, और मेजॉरिटी बच्चे क्या कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, याद नहीं रखते हैं, लेकिन पूछना है तो पूरी बुक का आता है, पूरी जितना में सिलेबस है सारे सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा, तो आप जितना इसको याद रखे रहेंगे, जितने कॉन्सेप्ट आपको आते रहेंगे इतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दूसरा मैथ्स के लिए मैं कहूँगा प्रैक्टिस, मैथ्स और फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस करते जाएं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसा कि हम लोगों ने बताया ग्रो काउंसिल फोकस रहता है, हमारा विजन ही ये है। आप हमारे देखा जाए तो नाम से आप देख सकते हैं काउंसलिंग, आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए, राइट, ताकि आप लोग जो आने वाली चीज़ें अटेम्प्ट करने वाले हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो भी आपके गोल्स हैं आप उसको लेकर कभी कंफ्यूज ना रहें। दूसरों की गलतियों से सीखिए, इनके एडवाइजेस पे वर्क करिए, डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ग्रो काउंसिल का विजन ही है कि आप लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए इन अफोर्डेबल प्राइसेस। तभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा कि अलीगढ़ में बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, राइट, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव कोचिंग्स भी करते हैं, और सिर्फ खाली कोचिंग का खर्चा नहीं है बल्कि हॉस्टल भी है, खाना भी है, एक ऐसी चीज़ की तैयारी जिसमें कुछ पता भी नहीं है कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, राइट। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने जज्बा 2.0 बैच लॉन्च किया, जो कि एक ऑनलाइन लाइफ 2-वे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, ये क्वालिटी टीचर्स आपके घर तक पहुँचेंगे और आपसे 2-वे इंटरेक्शन करेंगे, राइट। जो भी स्टूडेंट्स अभी 90 डेज़ का ये क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, 10 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ओके, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा मैथ, साइंस, इंडो इस्लामिक एंड जीके। जो भी लोग इसके डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम इतने सारे फीचर्स के साथ लाइक लाइव 2-वे इंटरेक्टिव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट, आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये सारे फीचर्स पूरे 3 महीने का जो प्राइस है वो है 1999, 2000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स, जो कि अनइमेजिनेबल प्राइस है, राइट। किसी और के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो आप लोग जाइए, उसको रजिस्टर करिए एंड टेक योर क्लासेस, अच्छे से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, एमयू में आओ या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, बट द पॉइंट इज़ अपने अंदर कॉम्पिटिटिवनेस रखो, राइट, वो आग रखो, राइट, आपके अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए कि आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बी फोकस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।